गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि कक्षा 11 और 12 की बायोलॉजी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, उसी कड़ी में आज अपन कक्षा 12 एग्रीकल्चर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि अभी तो क्या है, लॉकडाउन चल रहा है तो आराम से पढ़ लेंगे, इतना सा सिलेबस है। लेकिन अपने को ऐसी गलतफहमी में नहीं रहना है। अपने को अपने कैरियर के बारे में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अपने को भी 2021 में जेट की एग्ज़ाम देनी है 12th के साथ साथ। तो 12th में अच्छे परसेंटेज के साथ साथ अपने को ये मान के चलना है कि 12th के साथ ही हमें एग्रीकल्चर कॉलेज मिले। और एग्रीकल्चर कॉलेज अपने को एसकेएन में अगर जाना है तो शुरू से अगर अपन मेहनत करेंगे तो वो मंजिल अपन आराम से पा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर अपन निष्क्रिय होकर बैठ गए तो उसको पाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन साथ साथ कहते हैं ना कि बूंद बूंद से जिस प्रकार से घड़ा बढ़ता है, उसी प्रकार से अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाए तो साल के अंत में इतना सब कुछ मटेरियल अपने पास उपलब्ध हो जाता है कि अपन सब कुछ आराम से जो चाहते हैं वो कवर कर लेते हैं। तो इसी कड़ी में आज अपन एग्रीकल्चर का कक्षा 12 का टॉपिक जो है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए। लेसन नंबर 2, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी कहते किसे हैं, क्या होता है जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी जीवों के आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन करती हुई, क्या जीवों के आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन करते हुए मानव उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो मानव उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाएगा। तो मानव उपयोगी उत्पादों का निर्माण अपन कैसे करते हैं, मानव के लिए यूजफुल उत्पाद अपन कैसे बनाते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी को अपन मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है आनुवंशिक अभियांत्रिकी और एक अपनी रासायनिक अभियांत्रिकी। देखो, आनुवंशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी क्या होती है। तो उससे पहले मैं एक आपको कंपटीशन का क्वेश्चन बता देता हूं कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द किसने दिया और कब दिया। तो जैव प्रौद्योगिकी शब्द देने वाला जो वैज्ञानिक था, शब्द दिया था हंगरी के अभियंता कार्ल इरेक ने। कार्ल इरेक 1917 में, यानी 1917 में हंगरी के अभियंता कार्ल इरेक ने जैव प्रौद्योगिकी शब्द दिया। और जैव प्रौद्योगिकी किसे कहेंगे कि जीवों के आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन करते हुए मानव उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी को मुख्यतः अपन दो शाखाओं में विभाजित कर रहे हैं, एक आनुवंशिक अभियांत्रिकी और एक रासायनिक अभियांत्रिकी। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहा जाएगा, रासायनिक अभियांत्रिकी किसे कहा जाएगा। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं कि जीवों के आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन कर मानव उपयोगी जो उत्पाद बना रहे हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ कौन से होते हैं, तो आनुवंशिक पदार्थ है अपने डीएनए और आरएनए। तो जीवों के आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए या जो आरएनए हैं, इस आनुवंशिक पदार्थों में अगर अपन परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन करने के पश्चात अगर मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण करें तो कौन सी अभियांत्रिकी कहलाएगी, वह कहलाएगी अपनी आनुवंशिक अभियांत्रिकी। सेकेंड है रासायनिक अभियांत्रिकी। रासायनिक अभियांत्रिकी किसे कहेंगे
कि जीवों में आनुवांशिक पदार्थों के अतिरिक्त उनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन करते हुए अगर मानव उपयोगी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो कौन सा कहलाएगा? रासायनिक अभियांत्रिकी कहलाएगा। तो एक में सिर्फ अपन आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन किया तो कौन सी अभियांत्रिकी कहलाई? आनुवांशिक। और आनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त अगर रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन करते हुए अगर अपन मानव उपयोगी उत्पाद तैयार कर रहे हैं तो वो कौन सी अभियांत्रिकी कहलाती है? रासायनिक अभियांत्रिकी कहलाती है। तो इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मानव उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है रासायनिक अभियांत्रिकी में। तो टॉपिक होगा अपना पुनर्योगज डीएनए, कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। देखिए, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, कब किया? एक क्वेश्चन तो अपना यही होता है। तो पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम 1972 में स्टैनले कोहन और एक वैज्ञानिक था हर्बर्ट बोयर। इन्होंने क्या किया? स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने साल्मोनेला टाइफीमुरियम जीवाणु में परिवर्तन कर के डीएनए में परिवर्तन कर पुनर्योगज डीएनए का क्या किया था? निर्माण किया था। तो किसने किया, कब किया? कि 1972 में स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने साल्मोनेला टाइफीमुरियम नामक जीवाणु के डीएनए में परिवर्तन कर पुनर्योगज डीएनए का क्या किया? निर्माण किया। अब इस पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए किन विधियों की जरूरत पड़ती है? तो पुनर्योगज डीएनए निर्माण के लिए अपने को दो प्रकार के डीएनए की आवश्यकता होती है। एक होता है संवाहक डीएनए और एक होता है बाहरी डीएनए। तो पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे किया जाता है? पुनर्योगज डीएनए का निर्माण तो दो प्रकार के डीएनए, एक संवाहक डीएनए और एक होता है बाहरी डीएनए। देखो, संवाहक डीएनए और बाहरी डीएनए में क्या फर्क है? संवाहक डीएनए किसे कहा जाता है और बाहरी डीएनए किसे कहा जाता है? संवाहक डीएनए तो वो होता है जिस जीव के डीएनए में अपन परिवर्तन कर रहे हैं। तो जिस जीव के डीएनए में अपन परिवर्तन करेंगे वो कौन सा डीएनए कहलाएगा? संवाहक डीएनए। और जिस बाहरी जीव का डीएनए अपन लेते हैं और लेकर दूसरे जीव में डालते हैं तो बाहर से जो डीएनए लेंगे वो कौन सा डीएनए कहलाएगा? बाहरी डीएनए कहलाएगा। तो एक होता है संवाहक डीएनए और एक होता है बाहरी डीएनए। इन डीएनए को संवाहक डीएनए के बाहरी डीएनए को संवाहक डीएनए में जोड़कर अपन जो नया डीएनए तैयार करते हैं वो कौन सा डीएनए कहलाता है? वो कहलाता है पुनर्योगज डीएनए। तो इस पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे किया जाता है? तो पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करने के लिए इन डीएनए को पहले क्या करते हैं कि जीव के डीएनए को फर्ता करते हैं और फर्ता करने के पश्चात इसको एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसका दूसरा नाम प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, इस प्रतिबंधन एंजाइम को कहा जाता है आणविक कैंचिया। क्या कहा जाता है इसको? आणविक कैंचिया कहा जाता है। क्योंकि कैंची का कार्य क्या होता है? काटना। तो इस प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य भी क्या होता है कि इस पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करने के लिए जो बाहरी और संवाहक डीएनए लिया जाता है, इन डीएनए खंडों को काटने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रतिबंधन एंजाइम का। और ये प्रतिबंधन जो एंजाइम होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। तो देखिए, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है? तो एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम का कार्य होता है, जैसे मान लो ये डीएनए है
तो इसमें एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम तो क्या करेगा कि डीएनए खंडों को किनारों से काटने का कार्य करता है। कहां से काटता है इसको? किनारों से। जबकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का कार्य होता है कि ये डीएनए के एक निश्चित अनुक्रम को पहचानता है। जैसे मान लो ये अनुक्रम है, तो डीएनए के एक निश्चित अनुक्रम को पहचानता है और पहचानने के पश्चात एक निश्चित स्थान से काटने में क्या होता है, ये सहायक होता है। तो कौन सा कहलाएगा? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये डीएनए खंडों को मध्य से काटता है, या यूं कह सकते हैं कि ये डीएनए के एक निश्चित अनुक्रम की पहचान करने के पश्चात डीएनए खंडों को मध्य से काटने का जो कार्य करता है कौन सा एंजाइम कहलाता है? एंडोन्यूक्लियस। और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या कार्य होता है कि ये डीएनए खंडों को किनारों से काटने में क्या होता है? सहायक होता है। काटने के पश्चात इन डीएनए खंडों को क्या करते हैं अपन? लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़कर एक नए डीएनए का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। और वही कौन सा डीएनए कहलाता है? पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो इसका निर्माण कैसे करते हैं, इसकी क्रियाविधि कैसी होती है? तो इस एक सिंपल से डायग्राम से अपन इसको समझेंगे कि क्या होता है संवाहक डीएनए और क्या होता है बाहरी डीएनए। देखिए, ये हो गया संवाहक डीएनए, और ये एक हो गया बाहरी डीएनए। एक ही प्रतिबंधित एंजाइम के द्वारा काटना। क्लियर? तो इन दोनों को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से क्या कर देंगे? काटें। अब एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से क्यों काटा जाता है? अलग अलग प्रतिबंधन एंजाइम से क्यों नहीं काटा जा सकता? क्योंकि आपको पता होगा कि एक प्रतिबंधन जो एंजाइम होते हैं उनका एक निश्चित अनुक्रम से क्या करते हैं? डीएनए खंडों को काटने में सहायक होते हैं। अगर एक एडेनिन और थाइमिन के बीच से काटेगा तो दूसरा प्रतिबंधन एंजाइम अगर मान लो दूसरा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच से काट रहा है तो उनको जोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। अतः इनको चाहे बाहरी डीएनए हो चाहे संवाहक डीएनए हो, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटना क्या होता है? जरूरी होता है। क्योंकि ये एक ही अनुक्रम से कटेंगे तो इनको जोड़ना क्या होता है? आसान होता है, और आसानी से जोड़कर नए डीएनए का निर्माण। इसलिए दोनों को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से क्या कर देंगे? काट देंगे। तो काटने के पश्चात काट दिया। संवाहक डीएनए बाहरी डीएनए को लाइगेज एंजाइम से संवाहक डीएनए में जोड़ना। संवाहक डीएनए से जोड़ना। क्लियर? तो अपन ने इस बाहरी डीएनए को इस संवाहक डीएनए से क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जोड़ने के पश्चात जो नया डीएनए बना, ये कौन सा डीएनए कहलाएगा? ये कहलाएगा पुनर्योगज डीएनए।
और इस पुनर्योगज डीएनए को ई कोलाई जीवाणु में, कौन से जीवाणु में, ई कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित कर अनेक प्रतियों का क्या कर लिया जाता है, निर्माण कर लिया जाता है। ई कोलाई, ठीक है। इस तरह से पुनर्योगज डीएनए निर्माण की प्रोसेस संपन्न होती है। तो कैसे हुई, तो इसमें आपको ध्यान क्या क्या देना है कि पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए एक तो होता है संवाहक डीएनए और एक होता है बाहरी डीएनए, और दोनों ही डीएनए खंडों को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और एक ही प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से काटकर फिर क्या करते हैं कि संवाहक डीएनए में बाहरी डीएनए को जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, लाइगेज एंजाइम का। और लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ने के पश्चात जो नया डीएनए बनता है वो नया डीएनए कौन सा डीएनए कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए। और इस पुनर्योगज डीएनए को ई कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित करके अनेक प्रतियों का क्या कर लिया जाता है, निर्माण कर लिया जाता है। तो इस तरह से बाहरी डीएनए को संवाहक डीएनए से जोड़कर जो नया डीएनए बना वो कौन सा डीएनए कहलाया, पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। इसके पश्चात अब पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, अगर आपको सामान्य बोर्ड में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे किया जाता है, तो आपको ये विधि बतानी है और ये वाला डायग्राम ही बनाना है। लेकिन अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन यूं दे दिया जाए कि प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से पुनर्योगज डीएनए निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, तो उस समय फिर आपका अलग डायग्राम और अलग प्रकार से आपको तैयार करना होगा। आंसर कैसे तैयार करना होगा, तो इसमें तो अपन ने डायरेक्टली पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कर लिया कि एक संवाहक डीएनए ले लिया और एक बाहरी डीएनए लिया, और दोनों को जोड़कर एक नए डीएनए का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। और नया डीएनए जो बना वो कौन सा डीएनए कहलाया, पुनर्योगज डीएनए। अब इसकी अगर मान लो थ्योरी अगर आपको लिखनी हो तो कैसे लिखोगे कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण की सर्वप्रथम सन 1972 के अंदर स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने साल्मोनेला टाइफिमोरियम नामक जीवाणु के अंदर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया। पुनर्योगज डीएनए निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कि प्रतिबंधन एंजाइम की। प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंचियां भी कहा जाता है, क्योंकि यह डीएनए खंडों को काटने में क्या होता है, सहायक होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है वो दो प्रकार का होता है, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए खंडों को किनारों से काटने में सहायक होता है, जबकि एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के विशिष्ट तलों की पहचान करता है और विशिष्ट तलों को पहचान करते हुए उसको मध्य से काटने में सहायक होता है। इसके पश्चात क्या करते हैं कि इसमें दो डीएनए लेते हैं, एक बाहरी डीएनए और एक संवाहक डीएनए। एक बाहरी और एक संवाहक डीएनए को लेकर इन दोनों डीएनए खंडों को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और एक ही प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से काटकर फिर क्या करते हैं कि बाहरी डीएनए को संवाहक डीएनए में लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के पश्चात जो नया डीएनए तैयार किया होता है वो कौन सा डीएनए कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए कहलाता है, जिसको ई कोलाई जीवाणु के अंदर स्थानांतरित करके अनेक प्रतियों का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तो ये डायग्राम बना के अपने को इसकी क्या करनी होती है, थ्योरी करनी होती है। क्लियर। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।